दोस्तों, इस दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए न जाना कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक आदमी जो कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है और खुद एक दिन वो अपनी षड्यंत्र में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। वाकई में आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। मैं बात कर रही हूँ 19 फरवरी की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। गाजियाबाद के हापुड़ रोड पर बस स्टैंड के सड़क के किनारे एक महिला होती है। जब लोग उस महिला को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला के कपड़े फटे ही नहीं रहते हैं बल्कि वो नशे की हालत में रहती है। जब इस तरह की उसके सामने लोग ये देखते हैं कि वो इस हालत में है तो लोगों को समझते देर नहीं लगती है कि महिला के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। तभी किसी ने पास के ही थाने में पुलिस को सूचना देती है। पुलिस जब अपनी टीम के साथ उस घटना वहां पर जाती है तो सबसे पहले वो महिला को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो महिला बताती है कि साहब, मेरा नाम सालू शर्मा है। सालू शर्मा, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है, जो मूल रूप से मेरठ शहर की रहने वाली होती है। वो बताती है कि मैं मेरठ से गाजियाबाद आई थी और जब गाजियाबाद आई थी तो उसकी मुलाकात रमेश सक्सेना से होती है। जब रमेश सक्सेना से उसकी मुलाकात होती है तो रमेश सक्सेना अपनी बाइक पर उसे बैठाकर अपना दोस्त, जिसका नाम होता है रविंद्र सैनी, जो कि आपिस लोनी के पास जो आपिस होता है, आपिस में ले जाता है। और जब वहां पर ले जाता है तो सबसे पहले उसको दोनों चाय पीने के लिए देते हैं और साथ में रमेश सक्सेना बताता है कि मेरे दोस्त के पास, रविंद्र के पास, जो कुछ ऐसी कामें हैं जो तुम काम करके पैसा कमा सकते हो। जब ये काम करने के लिए सालू शर्मा जाती है, जब शाम के 7 बजे, तो सबसे पहले इसको दोनों चाय पीने के लिए देते हैं। चाय पीती है तब ये नशे की हालत में हो जाती है और यह वही भी बताते हैं कि जब वो नशे की हालत में हो जाती है तभी दोनों लोग ने मिलकर उसका दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद सुबह काली गाड़ी में उसको लेकर आते हैं और यहाँ रोड के किनारे फेंक देते हैं। जब इस तरह की कहानी सालू शर्मा पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सालू को अपन थाने लेकर आती है और थाने में लाने के बाद अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था, तभी एक महिला थाने में आती है जिसका नाम ब्रजेश कौशिक होता है और कहती है कि मैं सालू की चाची हूँ। दरअसल सालू को ही मैंने मेरठ से गाजियाबाद बुलाई थी, लेकिन कल से ही उसके मोबाइल नंबर पर कॉल लगा रही, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहे। जब सुबह मैं उसकी तलाश करते हुए बस स्टैंड पर गई तो मुझे पता चला कि आप लोगों ने किसी महिला को थाने लेकर आए हैं, जिसकी वजह से इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ थाने में आ गई। अब पुलिस वाले को जो ब्रजेश कौशिक का सामना सालू से कराते हैं तो सालू भी उसको पहचान लेती है और पुलिस वालों को बताती है कि मेरी चाची है। दरअसल इधर जो सालू होती है, पूरी कहानी जब पुलिस वालों को बता देती है तो पुलिस भी इसकी जो मेडिकल जांच होती है, मेडिकल जांच करने के लिए भेज देते हैं। साथ में वो रमेश सक्सेना और रविंद्र सैनी का नंबर भी दे जाती है। इसके बाद पुलिस इसकी सही जानकारी के लिए रविंद्र सैनी और रमेश सक्सेना के मोबाइल नंबर पर कॉल लगाती है, जो कि ये दोनों गाजियाबाद के सेक्टर नंबर 29 के रहने वाले होते हैं। उसको कॉल लगाने के बाद दोनों को थाने में बुलाती है और थाने में बुलाने के बाद सालू शर्मा के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके बारे में पूछती है। जब ये दोनों इस बात को सुनते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि साहब, हम लोग सालू शर्मा को तो जानते ही नहीं हैं। दरअसल पुलिस जब ये बात पूछती है तो सालू शर्मा से उसकी सामना नहीं कराती है। इसके बाद ये पुलिस को भरोसा दिलाते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोग को हम लोगों पर भरोसा नहीं है तो आप लोग हम लोग का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। जब इतनी दावा के साथ पुलिस वालों को दोनों बताते हैं तो पुलिस रमेश सक्सेना और रविंद्र सैनी का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें यह भी पाया जाता है कि ये दोनों न ही सालू से बात किए हैं और न ही ये तीनों का नंबर, लोकेशन, मोबाइल नंबर का लोकेशन एक जगह दिखा रहा है। लेकिन इस बात को भी झूठा साबित नहीं किया जा सकता था कि सालू शर्मा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। अब पुलिस बहुत ही मुश्किल में पड़ जाती है। इसके बाद सबसे पहले जो सालू शर्मा का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स होता है, उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है।
तो यह पाया जाता है कि 18 फरवरी को जब वो मेरठ से गाजियाबाद आई थी तो उसके मोबाइल में एक ऐसा नंबर आता है जिसके वो कई बार बात कर चुकी थी। वो नंबर होता है नागेश चंद्र शर्मा, जो मूल रूप से मेरठ शहर के रामपुर गांव का रहने वाला होता है। साथ में उसकी जो चाची होती है ब्रजेश कौशिक, उसके मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसके मोबाइल नंबर में भी वही नंबर दिखाता है। अब पुलिस को दोनों पर कुछ शक सा हो जाता है। जब पुलिस को दोनों पर शक हो जाता है तो सालू शर्मा को अपनी कस्टडी में लाकर थाने में उससे पूछताछ करती है और नागेश चंद्र शर्मा के बारे में पूछती है। इस पर सालू पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जो पुलिस होती है सब जो कॉल डिटेल्स उनके सामने जो पूरी डिटेल जो मोबाइल नंबर का डिटेल रहता है वह रखकर पूछती है तो सालू शर्मा को न चाहते हुए भी पूरी कहानी बताती है। दरअसल सालू शर्मा बताती है कि वो मेरठ से उसको बुलाने वाली कोई और नहीं थी बल्कि उसकी ही चाची ब्रजेश कौशिक थी, जो मेरठ से उसको गाजियाबाद बुलाती है और गाजियाबाद बुलाने के बाद कहती है कि तुमको मैं काम दिलवा दूंगा। और गाजियाबाद जब बुलाती है तो उसकी मुलाकात नागेश चंद्र शर्मा से कराती है। नागेश चंद्र शर्मा के पास जब दोनों पहुंचती है तो नागेश चंद्र शर्मा एक ऑफर देते हैं और साथ में कहते हैं कि जब तुम मेरा यह काम कर दोगे तो बदल में तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। जब 20,000 की लालच देते हैं तो सालू शर्मा भी तैयार हो जाती है और कहती है कि वो कहते हैं कि मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश सक्सेना और दूसरे का नाम है रविंद्र सैनी। मैं तुमको उन दोनों को दुष्कर्म का आरोप लगाना है, यानी कि जो बलात्कार का आरोप लगाना है। मैं उन दोनों को सबक सिखाना चाहता हूँ। इस पर सालू भी तैयार हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर सालू के साथ दुष्कर्म हुआ तो ही नहीं, आखिर इस बात को कैसे साबित किया जाता है। इससे पहले नागेश चंद्र बताता है कि मेरा एक दोस्त है, तुमको उसके साथ संबंध बनाना होगा और जब उसके साथ संबंध बना लोगी तो तुम्हारे साथ दुष्कर्म हो जाएगा और जब पुलिस तुमको पकड़ेगी पूछेगी तो उन दोनों का नाम ले लेना, यानी कि रमेश सक्सेना और रविंद्र सैनी का। इस पर सालू भी तैयार हो जाती है और नागेश चंद्र के एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है शहजाद। वो शहजाद को बुलाता है ऑफिस में। शहजाद जब ऑफिस में आता है तो शहजाद और सालू को ऑफिस में ही छोड़कर नागेश चंद्र और ब्रजेश कौशिक दोनों बाहर निकल आते हैं। इधर शहजाद जब सालू के साथ संबंध बना लेता है, जब उसके मंसूबे पूरे हो जाते हैं तो उसको जो बस स्टैंड रहता है वहां पर छोड़ देता है। अब सालू बस स्टैंड जाने से पहले जो नागेश चंद्र जो शर्मा होता है, सबसे पहले ये दोनों लोग का मोबाइल नंबर देता है रमेश सक्सेना और रविंद्र सैनी। मोबाइल नंबर देने के बाद अपनी पूरी प्लान के बारे में सालू को बता देता है और सालू भी उसी तरह से करती है। पुलिस वालों को झूठ बता देती है कि ये दोनों मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा देती है। जब इस तरह की कहानी सालू बताती है तो सबसे पहले पुलिस नागेश चंद्र शर्मा को ढूंढते हैं और 25 फरवरी को इसको ढूंढकर अपनी कस्टडी में लाते हैं, थाने लाते हैं और थाने में लाकर इससे पूछताछ करते हैं। जब नागेश चंद्र शर्मा से पूछताछ करते हैं तो नागेश चंद्र शर्मा भी पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि साहब इन दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इनके पास मोटी रकम थी, इनके पास बहुत ही जायदाद थे, जो कि मैं इस तरह इनकी संपत्ति को हड़पना चाहता था, इनसे कुछ पैसा लेना चाहता था। इसके बाद पुलिस को सबसे पहले पूरी जब जानकारी मिल जाती है तो इधर सालू से पूछते हैं कि तुम इसके चक्कर में फंसी कैसे हो, इस सब चुंगल में तुम आखिर फंसी कैसे। तो सालू अपनी पूरी कहानी बताती है। दरअसल सालू जो कि मूल रूप से मेरठ शहर के नई बस्ती की रहने वाली होती है। सालू के पिता का नाम होता है तेजपाल शर्मा। दरअसल सालू एक गरीब घर से होती है, लेकिन सालू के सपने बहुत ही बड़े होते हैं। जब सालू अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तभी तेजपाल शर्मा उसकी शादी पास के ही गांव में प्रवीण शर्मा नाम के लड़के से कर देते हैं। दरअसल जब वो शादी करके प्रवीण शर्मा के घर जाती है तो प्रवीण शर्मा की भी जो माली हालत होती है कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती है। सालू को अब लगने लगा था कि जैसे वो मायके में गरीबी में झेल रही थी, ससुराल में ही उसी तरह से उसके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से उसके पति के साथ अच्छा खासा बनता नहीं है। और धीरे धीरे 3 साल का समय बीत जाता है। इन 3 सालों में सालू एक बच्चे को भी जन्म दे देती है। लेकिन जब सालू को पता चल जाता है कि उसका पति उसके सपने को पूरा नहीं कर पाएगा तो एक दिन वो अपने पति को छोड़कर अपने बेटे को लेकर मायके आ जाती है। अब मायको तो आ जाती है, लेकिन अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तभी उसकी मुलाकात पास के ही रहने वाली जो चाची होती है, जो गाजियाबाद में रह रही होती है, उससे मुलाकात होती है ब्रजेश कौशिक के। जब ब्रजेश कौशिक को अपनी पूरी बात बताती है तो ब्रजेश कौशिक भी उसको काम देने के लिए गाजियाबाद बुलाती है
और जब ये सालू मेरठ को छोड़कर गाजियाबाद जाती है तो ब्रिजेश कौशिक उसको लेकर नागेश चंद शर्मा के पास जाती है और नागेश चंद शर्मा अपनी पूरी प्लान के बारे में बताता है। जब ये पूरी कहानी सालू बताती है पुलिस वालों को तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और सालू शर्मा की तरफ देखने लगते हैं। अब सालू के ही तहरीर पर पुलिस सभी को गिरफ्तार करती है। साथ में जो 2 लोग थे जो कि पूरी तरह से निर्दोष थे, जिनका नाम होता है रमेश सक्सेना और रविंद्र सनी, 2 लोगों को पुलिस छोड़ देती है और बाकी सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल के सलाखों पीछे डाल देती है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जाते जाते मैं आप लोग से भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।